एज हार्डनिंग, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। अब ये एक नया मेथड हार्डनिंग का, अब नया मेथड हार्डनिंग का क्यों है? क्योंकि हमारे पास पहले ही से दो मेथड था, क्वेंचिंग करना, केस हार्डनिंग करना। ये कौन सा मेथड है हार्डनेस बढ़ाने का, मतलब हार्डनिंग करने का, ठीक है? ये है एज हार्डनिंग, और ये बेसिकली वो जो मेथड्स थे वो स्टील्स के लिए थे, ये नॉन फेरस एलॉयज के लिए, ठीक है? पर्टिकुलरली एक ड्यूराल्यूमिन एलॉय है जो कि 5.5% कॉपर पे, ठीक है? इसका यूज हम लोग एयरप्लेन विंग्स, गैस टर्बाइन ब्लेड, स्पेस शटल्स वगैरह बनाने में, एविएशन इंडस्ट्री में भरा पड़ा इसका यूज, ठीक है? अब आते हैं ये एज हार्डनिंग प्रक्रिया के ऊपर, ठीक है? इसमें क्या किया गया कि ये इसको विल्म्स हीट ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, ठीक है? इसको प्रोफेसर विल्म ने ऑब्जर्व किया था, ठीक है? तो यहाँ से इसको हीट किया गया, देखो एट रूम टेम्परेचर ये अल्फा प्लस Al2, ये फेज डायग्राम है, ठीक है? एल्यूमिनियम कॉपर फेज डायग्राम है। एट रूम टेम्परेचर ये एल्यूमिनियम का 2 मोल जो है, कॉपर जो है 2 मोल एल्यूमिनियम के साथ एक इंटरमेटालिक कंपाउंड बनाए हुए, ठीक है? लेकिन हमने इसको हीट कर दिया इस टेम्परेचर पे, तो एक सिंगल फेज अल्फा एग्जिस्ट करेगा, अब जब सॉलिड सॉल्यूशनाइजिंग हो गया, ठीक है? अब उसके बाद प्रोफेसर विल ने जब इस टेम्परेचर पे उसको हीट कर दिया, उसके बाद क्वेंच किया। क्वेंच करने से क्या ऑब्जर्वेशन निकला कि माइक्रोस्ट्रक्चर में कोई आ जाना चाहिए, वापस से इस टेम्परेचर पे आ गए तो वापस से Al2Cu इंटरमेटालिक कंपाउंड आ जाना चाहिए था, क्योंकि इस टेम्परेचर पे तो यही फेज स्टेबल है, पर कोई Al2Cu नहीं आया, क्योंकि रैपिड कूलिंग से कॉपर जो है, वो जो माइक्रोस्ट्रक्चर में कॉपर था वो फ्रीज हो गया। फ्रीज हो गया मतलब उसको टाइम ही नहीं मिला कि वो 2 मोल एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन कर सके, ठीक है? तो लेकिन यही विल्म साहब ने कुछ महीनों के बाद जब इसको देखा तो हार्डनेस जो है सैंपल का बढ़ा हुआ मिला। क्यों? क्योंकि जब हमने टाइम को इंक्रीज किया तो धीरे धीरे इस कॉपर को रियलाइज हुआ कि मेरे को ये इस पोजीशन में स्टेबल नहीं है, तो मेरे को इस माइक्रोस्ट्रक्चर से ये कॉपर जो है निकल निकल के 2-2 मोल एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन होने लगा, ठीक है? तो ये धीरे 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 करके प्रेसिपिटेट्स आने लगे, ठीक है? और ये जो प्रेसिपिटेट्स आने लगे तो इट विल क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन इन द मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन। और कोई भी एक्टिविटी अगर डिसलोकेशन के मूवमेंट में अवरोध उत्पन्न करता है तो स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है? तो यहाँ से स्ट्रेंथ बढ़ने लगा। लेकिन फर्दर एक टाइम के बाद ये जो प्रेसिपिटेट्स आपस में कंबाइन हो गया और नंबर ऑफ प्रेसिपिटेट्स कम हो गया। अब फर्दर क्या होगा कि स्ट्रेंथ कम होने लगेगा, क्योंकि प्रेसिपिटेट्स कम हो गया ना, जितना ज्यादा प्रेसिपिटेट्स था उतना ज्यादा बैरियर क्रिएट हो रहा था डिसलोकेशन के मूवमेंट में। अब प्रेसिपिटेट्स बड़ा बड़ा हो गया तो प्रेसिपिटेट्स कम हो गया, ठीक है? तो अब स्ट्रेंथ जो है कम होगा इसके कंपेयर में, तो ऐसे ग्राफ जाएगा, ठीक है? और ये जो प्रोसेस है ये है नेचुरल एजिंग। इसमें हम लोग कोई आर्टिफिशियल मैकेनिज्म को यूज नहीं किया, एकदम नेचुरली हुआ। ये इस प्रोसेस को कहते हैं आर्टिफिशियल एजिंग।